Hello student. Last time we discussed about adsorption isotherm. लास्ट में हमने adsorption isotherm पढ़ा जो कि एक्सप्लेन किया करता था किसी सॉलिड के कांटेक्ट में गैस लेके आ रहे हैं, गैस का एडजॉर्प्शन होगा और वहां पर अगर प्रेशर इंक्रीज करें प्रेशर का कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, लो प्रेशर पर क्या होगा, हाई प्रेशर पर क्या होगा और इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होगा। उसी का मैथमेटिकली सॉल्यूशन जब हमने किया तो हमारे पास निकली थी एक इक्वेशन, उसे हमने कहा था फ्रेंडलिक इक्वेशन। फ्रेंडलिक इक्वेशन क्या था, x बाई एम इज इक्वल टू के टी का पावर 1 बाई एम एंड दैट इज फ्रेंडलिक इक्वेशन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एडजॉर्प्शन सॉलिड पर केवल गैस का ही हो। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है ना वो सॉल्यूशन में भी होता है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन बना हुआ है वहां पर अगर कोई मटेरियल आपने डाला तो वो सॉल्यूशन से भी एडजॉर्प्शन कर लेता है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इसी के बारे में है, एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। देखिए अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशन हो, अब आपको पता है सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट होगा और उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। अब आपने यहां पर अगर कोई सॉलिड मटेरियल अगर आपने डाल दिया तो ये सॉलिड क्या करता है, यहां से जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स का अपनी सरफेस पर एडजॉर्प्शन कर लेता है और इस एडजॉर्प्शन को ही हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। जब सॉलिड की सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन होता था तो वो इस इक्वेशन को फॉलो किया करते थे, दैट इज फ्रेंडलिक इक्वेशन। अगर यही एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन में हो रहा है तो फिर यहां कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी, तो देखिएगा साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं फ्रेंडलिक ने कहा कि अगर एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन में हो रहा है ना तो यही इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और उस समय ये इक्वेशन बन जाएगी x बाई एम इज इक्वल टू के सी की पावर 1 बाई एन। यही इक्वेशन हो जाएगी। एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, राइट द फ्रेंडलिक इक्वेशन इन एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। राइट द फ्रेंडलिक इक्वेशन फॉर एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए जो फ्रेंडलिक इक्वेशन होती है वो लिख दीजिए, बस केवल एक मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी। क्या इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? हाँ, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे घर के अंदर जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में कई बार मम्मी से नमक जो है ना वो ज्यादा डल जाता है। अब सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो गया है, कम है तो आप वापस और डाल सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ज्यादा उसमें गिर गया हो तब उसको क्या करना पड़ेगा। अब लॉकडाउन है तो खाना ही पड़ेगा ऐसे ज्यादा नमक। क्या इस नमक को कम भी किया जा सकता है? बिल्कुल नमक को कम कर सकते हैं। कैसे? तो मम्मी क्या करती है, घर पे महिलाएं क्या करती हैं, वो वुमेन्स क्या करती हैं, वो क्या करते हैं, आटा लेकर के, व्हीट फ्लोर आटा लेकर के उसकी गोलियां बनाती है पानी में और उन गोलियों पे यहाँ पर डाल देती हैं। अब जैसे वो आटे की गोलियां यहाँ पर गई हैं, उनकी सरफेस होगी, सरफेस पे टेंशन होगा और सरफेस पे टेंशन है तो टेंशन को क्या करना होगा, कम करना होगा। ये आटे की गोलियों की जो सरफेस है ये क्या करती है, इन पार्टिकल्स को, ये जो सॉल्ट ज्यादा हो गया है उसको क्या करती है, अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेती है, जिससे वो जो सॉल्ट है वो इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा। फिर इन गोलियों को निकाल करके बाहर डाल देते हैं तो आपकी जो वेजिटेबल है उस वेजिटेबल के अंदर जो नमक है वो आपका कम हो जाएगा, सॉल्टी उसका कम हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है किसका, एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। मान लीजिए आपके पास में ब्लू का सॉल्यूशन है, ब्लीच ब्लू, इंडिगो का सॉल्यूशन है। पानी में आपने इंडिगो डाला, नीला हो गया पानी आपका, ब्लू हो गया आपका। आज ब्लू है पानी ब्लू हो गया। अब अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा ब्लू हो गया है तो इसको थोड़ा कम ब्लू करना है तो क्या करते हैं, कपड़ा डाल देते हैं, या फिर आप इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, सॉइल डाल दो, थोड़ी सी मिट्टी डाल दो। जैसे मिट्टी डालेंगे तो इसका वो जो ब्लू वाला जो शार्पनेस है ब्लू की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये डीप ब्लू से कैसे हो जाएगा, लाइट ब्लू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने वो जो सॉइल यहां पर डाला है तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉइल के पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, यहां से वो जो इंडिगो के पार्टिकल है उनको एडजॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो सॉल्यूशन में नहीं रहेंगे और सॉल्यूशन में नहीं रहेंगे तो उनका कलर अपीयर नहीं होगा और कलर अपीयर नहीं होगा तो जो सॉल्यूशन है वो आपका डीप ब्लू से कैसा हो जाएगा, लाइट ब्लू हो जाएगा। तो ये भी एग्जांपल हो सकता है एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन।
तो सॉलिड पर गैस की जरूरी नहीं है, सॉल्यूशन में भी एडजॉर्प्शन होता है, और उस समय जो इक्वेशन वो फॉलो करते हैं उस समय ये जो इक्वेशन ये फॉलो की जाती है, दिस इज एडजॉर्प्शन फ्रेंडली इक्वेशन फॉर एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन के लिए। एब्जॉर्प्शन ये पूरा टॉपिक हो चुका है, फैक्टर अफेक्टिंग टाइप्स और इसके नेचर, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस, किसको कहेंगे कैटालिस्ट, किसको कहेंगे कैटालाइसिस? देखिएगा, जनरली एक रिएक्शन होती है तो उसमें होता क्या है, उसके अंदर रिएक्टेंट होते हैं और एक रिएक्टेंट से आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये केमिकल रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है बहुत इजीली हो भी जाती है और नहीं भी होती है। जब नहीं होती है तो इस रिएक्शन को थोड़ा इजीली करवाने के लिए, या ये जो रिएक्शन किसी ना किसी रेट से हो रही होगी, बहुत स्लो हो रही होगी या फिर बहुत फास्ट हो रही होगी। अगर बहुत फास्ट हो रही है तो थोड़ा स्लो कराना होगा, बहुत स्लो हो रही है तो फास्ट कराना होगा। इसका मतलब इसका जो रेट है, इस रेट को आपको चेंज करना है। तो रेट को चेंज करने के लिए हमें यहां पर एक एडिशनल मटेरियल यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा, और वो जो एडिशनल मटेरियल आपने यहां पर यूज किया है जो कि इस केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट को चेंज कर देगा। दोज सब्सटेंसेस नॉन एज कैटलिस्ट। इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं जो कि आपने किसी इक्वेशन के अंदर मिलाए हैं, किसी रिएक्शन के अंदर आपने डाले हैं, जो कि उस रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस है बाय विच वी कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा रिएक्शन का रेट चेंज किया जाता है, दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज नॉन एज, ये जो प्रोसेस होगा रेट को चेंज करने वाला, इज नॉन एज कैटालाइसिस। जो मटेरियल आपने ऐड किया है रेट को चेंज करने के लिए वो कैटालिस्ट है, और उसका काम करने का जो प्रोसेस, जो तरीका है, उसे हम कहेंगे कैटालाइसिस। कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। अब ये जो कैटालाइसिस है, ये कैटालाइसिस भी दो तरीके का होता है। कौन कौन से दो तरीके का होता है? पहला जो है उसे हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस। फर्स्ट इज होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमो का मतलब आप जानते हो इक्वल हो गया है, होमोजीनियस इक्वल। अब देखिएगा, बेसिकली आपकी जो इक्वेशन उसमें तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और यहां से क्या डाला आपने, कैटालिस्ट डाला है। कैटालिस्ट आपने डाला है। होमोजीनियस कैटालाइसिस किसे कहेंगे? देखिए, तीन चीज है, रिएक्टेंट, कैटालिस्ट, प्रोडक्ट। इस तरीके का कैटालाइसिस रिएक्शन जिसमें इन तीनों की फिजिकल स्टेट या इन तीनों का जो फेज है, फेज या फिर क्या कहूंगा, इन तीनों की फिजिकल स्टेट जो है वो इक्वल होगी। इन तीनों की फिजिकल स्टेट एक जैसी होगी। अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड हो, और प्रोडक्ट बना वो भी लिक्विड ही होना चाहिए। तो तीनों का फिजिकल स्टेट, तीनों की फेज जो है वो एक जैसी है। तो इस तरीके का जो कैटालाइसिस होता है नोन एज होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है होमोजीनियस के बाद में? दूसरा जो कैटालाइसिस उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। बोलो, हेट्रोजीनियस में क्या होने वाला है? हेट्रोजीनियस के अंदर, होमोजीनियस में तीनों का फेज एक जैसा रहेगा, बट हेट्रोजीनियस के अंदर तीनों का जो फेज है, अब दो बात है, मैं कह दूं तीनों का फेज डिफरेंट होगा या तीनों का फेज नॉट इक्वल या नॉट सेम। तो डिफरेंट नहीं कहना है, कैसा कहना है? नॉट इक्वल या नॉट सेम कहना है, नॉट सिमिलर कहना है। तीनों का जो फेज है ना वो एक जैसा नहीं होगा, दो का फेज एक जैसा हो सकता है। ये दोनों लिक्विड हो, ये सॉलिड हो सकता है।
आ रही बात समझ में? तो जिसमें आपका रिएक्टेंट, जिसमें आपका प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट, तीनों का फेज एक जैसा नहीं होगा। दो सॉलिड हो, एक गैस हो, दो लिक्विड हो, एक गैस हो, एक गैस, एक लिक्विड, एक सॉलिड, कैसा भी हो सकता है, तीनों का फेज इक्वल ना हो, आर नोन एज हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक। उसके बाद कैटेलिस्ट, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें जानकारी के लिए याद रखना है। कैटेलिस्ट की बात करो, कैटेलिस्ट कौन सा? ये मटेरियल। ये कैटेलिस्ट भी दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट भी हो सकता है, नेगेटिव कैटेलिस्ट भी हो सकता है, सेल्फ कैटेलिस्ट भी होता है। ठीक है। पॉजिटिव कैटेलिस्ट किसे कहना है? जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहलाते हैं। नेगेटिव कैटेलिस्ट किसे कहना है? जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटेलिस्ट कहना है। सेल्फ कैटेलिस्ट किसे कहते हैं? कि इस तरीके के मटेरियल को बाहर से ऐड नहीं करना है। जब किसी रिएक्शन में बनने वाला कोई प्रोडक्ट ही कैटेलिस्ट की तरह काम करने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेल्फ कैटेलिस्ट कह सकते हैं। तो कैटेलिस्ट के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं लेकिन इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। ये हो गया हमारा कैटालाइसिस और कैटालिस्ट। अब सवाल उठता है कि ये जो होमोजीनियस कैटालाइसिस है ये होता किस तरीके से है? ये जो कैटालिस्ट है ना, ये इस रिएक्शन के रेट को चेंज किस तरीके से करता है? कैटालिस्ट या काम किस तरीके से करता है? तो देखिए, कैटालिस्ट का जो फंक्शन है ये हम कई तरीके से समझाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में अलग बात होगी, यहां थोड़ा सा अलग होगा। केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है, जस्ट इससे पहले वाले जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हम ऐसा कहते हैं कि ये आपके पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी और इनको अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इनके बीच एनर्जी का एक बैरियर होता है, गैप होता है, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा करते थे। जो रिएक्टेंट इस बैरियर को पार कर लेगा उसी हम वो ही किस में कन्वर्ट हो पाता है? प्रोडक्ट में। ये एनर्जी का बैरियर है जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा करते थे। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इतनी एनर्जी इनके पास में है, अब इनको एक्स्ट्रा इतनी एनर्जी और चाहिए, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? साइंटिस्ट कहते हैं कि कैटलिस्ट जो है ना, इस रिएक्शन को एक नए रास्ते से कंप्लीट करा देता है, एक नए वे से रिएक्शन को कंप्लीट कराता है, रिएक्शन का होने का तरीका बदल जाता है और उस रास्ते से रिएक्शन होती है जिसके लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ही कम हो जाती है। तो पहले रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी, लेकिन अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जब कैटलिस्ट रिएक्शन कराएगा ना तो इतनी सी एनर्जी ही चाहिए और इतनी एनर्जी आसानी से रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है जिससे रिएक्टेंट फटाफट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। तो कैटलिस्ट क्या काम करते हैं? अगर केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए रिक्वायर्ड जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसके मान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। लेकिन यहां जब हम एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो यहां कुछ और होता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर सुनिएगा, यहां पर हम बात करेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस किस तरीके से होता है, होमोजीनियस कैटालाइसिस कैसे होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो होमोजीनियस कैटालाइसिस है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो कहते हैं कि होमोजीनियस जो कैटालाइसिस होता है इसे हम इंटरमीडिएट थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। होमोजीनियस जो कैटालाइसिस है इसे कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है? इट विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट थ्योरी। इसे हम इंटरमीडिएट थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहती है इंटरमीडिएट थ्योरी? कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कराता है? इंटरमीडिएट थ्योरी क्या कहती है? ध्यान देना, वो कहती है कि ये आपके पास रिएक्टेंट है जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ये आपका कैटलिस्ट है। क्या कहती है इंटरमीडिएट थ्योरी? वो कहती है कि पहले स्टेप में ये जो कैटलिस्ट है ना, ये कैटलिस्ट किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, एक रिएक्टेंट के साथ। तो एक रिएक्टेंट के साथ ये रिएक्ट करता है और एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर देता है और फिर ये जो इंटरमीडिएट यहां पर बना है, ये इंटरमीडिएट क्या करता है? ये फिर वो जो रिमेनिंग दूसरा जो रिएक्टेंट है ना, उस दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये जो इंटरमीडिएट आपके पास बना हुआ है, ये इंटरमीडिएट किसके साथ रिएक्ट करता है? ये इंटरमीडिएट जो है ये इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा देता है और कैटलिस्ट फिर से यहां से अलग हो जाता है।
इस तरीके से जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, दैट इज इंटरमीडिएट थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है और रिएक्शन क्या है, हमारे पास SO2 है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और SO3 में कन्वर्ट होता है। अभी बैलेंस नहीं है तो 2 SO2 हमने लिए, एक O को दूसरे O को लेकर 2 SO3 बन जाते हैं। और इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट काम आता है वो आता है NO। अब आपको याद होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, सारे के सारे गैस है, सबका फिजिकल स्टेट सेम है, ठीक है ना, फेज सबकी एक जैसी है, तो होमोजेनियस कैटालाइसिस है। और इसमें जो कैटलिस्ट डाला, अब ये रिएक्शन को कैसे कंप्लीट कराता है, तो इंटरमीडिएट थ्योरी क्या कहती है। इंटरमीडिएट थ्योरी कहती है कि इसमें क्या होगा, पहला जो स्टेप है उस स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपका कैटलिस्ट है वो एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो आपका NO है ना, ये एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा, यहां से बना देगा NO2, ये है आपका इंटरमीडिएट। और फिर जो इंटरमीडिएट बना ये जाकर के रिएक्ट करेगा दूसरे रिएक्टेंट के साथ में, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये SO2 2 और 2 ही क्या आ जाएंगे, NO2, ठीक है ना। ये लीजिए, अब ये अपनी ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, जिससे 2 किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, SO3 का, और ये जो कैटलिस्ट था आपका ये एज इट इज रह जाए, दैट इज इंटरमीडिएट थ्योरी। होमोजेनियस कैटालाइसिस को इंटरमीडिएट थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में बचा कौन सा, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस जो कैटालाइसिस होता है उसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो साइंटिस्ट हेट्रोजीनियस जो कैटालाइसिस होता है उसे एडजॉर्प्शन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, और ये जो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है ना, इसे एडजॉर्प्शन थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। एडजॉर्प्शन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, क्या होती है एडजॉर्प्शन थ्योरी, ध्यान देंगे क्या कहते हैं वो कहते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है, भैया आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और ये आपका कैटलिस्ट है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये कैटलिस्ट है, हेट्रोजीनियस है। मान लो ये जो कैटलिस्ट आपका ये सॉलिड है, सॉलिड है तो देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये कैटलिस्ट आपका सॉलिड है, सॉलिड है तो इसकी सरफेस होगी, ये क्या करता है, अपनी जो सरफेस है ना उस सरफेस पर ए बी बी इनको क्या करता है, अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है, और जब एडजॉर्ब कर लेता है ना उससे यहां इनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, और कंसंट्रेशन हाई हो जाने के कारण से ये ए बी इस दूसरे के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एडजॉर्ब करता है जिससे सरफेस पर कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, और हाई कंसंट्रेशन होने के कारण से वो एक दूसरे के साथ आसानी से कोलिजन करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, तो होमोजीनियस कैटालाइसिस को इंटरमीडिएट थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस को एडजॉर्प्शन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि इस दोनों तरीके के जो आपके कैटालाइसिस है, हेट्रोजीनियस हो चाहे होमोजीनियस हो, इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडर्न थ्योरी दी गई है ना, वो मॉडर्न थ्योरी इन दोनों का कॉम्बो है। इन दोनों का कॉम्बो किस किस का, इंटरमीडिएट का भी और एडजॉर्प्शन का भी, दोनों का कॉम्बो है मॉडर्न थ्योरी। तो अब कैटालाइसिस की मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी इन दोनों का कॉम्बो है, इन दोनों को कंबाइंड करके है। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है वो समझेगा। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि आपके पास में मान लीजिए ये A2 ये B2, इन दोनों का कोई मॉलिक्यूल, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, और ये आपके पास में कौन है, कैटलिस्ट। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, मॉडर्न थ्योरी कहती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, मॉडर्न थ्योरी जो कि किसका कॉम्बो है, इंटरमीडिएट थ्योरी और एडजॉर्प्शन थ्योरी दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, कॉम्बो है। वो क्या कहती है, वो कहती है कि सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपके पास कैटलिस्ट है ना, इस कैटलिस्ट की सरफेस होती है,
उस सरफेस के ऊपर ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट पहले इस सरफेस पर आकर के फैल जाते हैं। इट मींस पहले इनका इसके ऊपर डिफ्यूजन हो जाता है, पूरी सरफेस पर फैल जाते हैं आकर के। कौन फैल जाते हैं, किसका डिफ्यूजन हो जाता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बोले तो ए का इसके ऊपर डिफ्यूजन हो जाता है, बी का डिफ्यूजन हो जाता है। इनका डिफ्यूजन होने के बाद, इनका डिफ्यूजन हो गया सरफेस पर, डिफ्यूजन होने के बाद फिर ये जो सरफेस है ये अपने टेंशन को कम करने के लिए इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या कर लेती है, एडजॉर्प्शन कर लेती है। अब इनका एडजॉर्प्शन हो जाएगा, और जब इनका एडजॉर्प्शन होगा तो आपको याद है एडजॉर्प्शन जो होता है वो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी से इनके जो पहले के बने हुए बॉन्ड हैं, ये पहले के जो बने हुए बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड की क्या होने लगती है, ब्रेकिंग होने लगती है, और इनके बीच में इस रिलीजिंग एनर्जी के कारण से न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है, नया बॉन्ड बनने लगता है। इट मींस इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। तो देखो दोनों चीज यहां पर हुई है, पहले डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद एडजॉर्प्शन हुआ, एनर्जी निकली, एनर्जी से पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। और इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर क्या होता है, फिर यहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो गया है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो सरफेस है, इस सरफेस से इसका डिसॉर्प्शन हो जाएगा, हट जाएंगे ये। तो चौथा जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। ये इसकी सरफेस से प्रोडक्ट बनने के बाद में हट जाएंगे, और प्रोडक्ट बनने के बाद यहां से हटेंगे, और हट करके इसकी सरफेस से दूर डिफ्यूजन हो जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, पांचवा स्टेप हो जाएगा फार डिफ्यूजन। सरफेस से दूर चले जाएंगे, जिससे प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगा और इसकी सरफेस फ्री हो जाएगी। इस सरफेस पर फिर से नए जो रिएक्टेंट हैं उनका डिफ्यूजन होगा, एडजॉर्प्शन होगा, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का डिफ्यूजन हो जाएगा, कैटलिस्ट की सरफेस फिर से अलग हो जाएगी। इस तरीके से लगातार थोड़ी सी जो अमाउंट है कैटलिस्ट की, वो बहुत सारा जो रिएक्टेंट है उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। दैट इज modern theory for catalysis।